नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार, आजादी के बाद मोदी राज में हुआ ऐसा पहली बार। क्या फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान, खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे नेता। बीजेपी आईटी हेड सेल मालवीय पर यौन शोषण का आरोप, कांग्रेस बोली 5 स्टार होटलों में करते हैं उत्पीड़न। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनटीए से जवाब दाखिल करने को कहा। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में सरकार बनाए बिना हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी। मायावती फिर आकाश आनंद को सौंपेंगी बीएसपी की जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बड़ी सियासत, तेजस्वी बोले बिहार को झुंझुना थमाया, विशेष पैकेज का है इंतजार। ईयू के चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों को जलवा, जॉर्जिया मेलोनी की सीट हुई डबल। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आज़ादी के बाद केंद्र की ये पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। अंतर नहीं, 30 के आसपास का ही अंतर है। एक भी मुसलमान अब नहीं बनाया, इन लोगों की तो घृणा है ना उन लोगों के प्रति, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, सब लोग जो है सम्मान सबका होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। टीएमसी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के दाता सिंगवाला खनौरी सीमा पर किसानों से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि वो अपना मांग पत्र नवगठित एनडीए सरकार को भेजेंगे। टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में आए टीएमसी सांसद का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। इस दौरान सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा किसानों के लिए आंदोलन किया है। उन्होंने कहा है कि जब पश्चिम बंगाल के सिंगूर में किसानों की जमीन पर अधिग्रहण हुआ था, उस दौरान ममता बनर्जी ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल कर अपनी जान की बाजी लगा। आपको अब तो हमने ट्रैक्टर बड़े रुपये को लोगों ने अभी भी ट्रैक्टर भी है जो बिल्कुल मतलब तोड़े हैं। दिखा देते हैं आपको। हम 8 दिन तक उसका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में लेके बैठे रहे, FIR नहीं हुई। ये नहीं खाली बीजेपी सरकार जो लोकल सरकार है, किसान सरकार है, वो भी हमारे लिए कैसे है। 8 दिन तक उसके शरीर को रखा, एक जवान बच्चा जिसकी गोली से मौत हुई, उसका परिवार और हम सारे लोग इस हालात में होंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव सितंबर तक होने की संभावना है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा पार्टी और मंत्रालय दोनों काम साथ साथ देखेंगे। जेपी नड्डा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नड्डा का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब चुनाव हो गया और नड्डा को कैबिनेट में जगह दे दी गई है। ऐसे में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। नड्डा कैबिनेट में शामिल होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि इस रेस में कई नाम शामिल हैं। इनमें एक नाम विनोद तावड़े का भी है। तावड़े बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। वो मराठी हैं। इस रेस में बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी शामिल है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। ये वही राज्य है जहां बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। माथुर को चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। वो आरएसएस के प्रचारक हैं और प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5 स्टार होटल में ले जाते और उनका शोषण करते। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी महिलाओं का यौन शोषण किया है। शांतनु बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि आप महिलाओं के साथ खड़े हों, आप भारत की बेटी के साथ खड़े हों और जब तक आप उनकी दुर्दशा का जवाब नहीं देंगे तब तक आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज हमारी मांग है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है। हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग है कि सच सामने आए और हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए, सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्रालय आवंटन तो अभी बाकी है, लेकिन क्या कोई नया बाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी वो भी पहले वाली की तरह आंखों पर पट्टी और मौन व्रत रख लेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। नई सरकार में 4 हाई प्रोफाइल मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश का प्रभार क्रमशः अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही पीएम मोदी के मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने आज पार्टी समर्थकों के वंदे मातरम के नारों के बीच जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि देश के जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन एक पवित्र लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कामकाज संभाल लिया। वह 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंत्रालय में प्रभार संभालने से पहले शाह ने चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और देश की सेवा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्रालय का जिम्मा मिला है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बतौर संचार मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पीएम मोदी की पिछली सरकार में इनके पास नागर विमानन मंत्रालय था। केंद्रीय मंत्री जगेंद्र सिंह शेखावत ने आज संस्कृति मंत्री का कामकाज संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कामकाज संभाला है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला है। खट्टर से पहले ये विभाग आरके सिंह के पास था। आरके सिंह बिहार के आरा से लोकसभा चुनाव हार गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री पद का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा है। अब अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विथ मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। They have become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है।
So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शरद पवार के बयान पर शिवसेना के यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि ये सच है। जो सरकार है, राज्य और केंद्र दोनों ने पवार साहब को भटकती आत्मा कहा। उद्धव ठाकरे ने भी इसका जवाब दिया है। अब केंद्र में अतृप्त आत्मा है, नीतीश कुमार नायडू पहले उनका समाधान करो। आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। उन्होंने आगे कहा है कि ये सच है कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाए बिना हमारी आत्मा को शांति नहीं होगी। कैबिनेट का जैसे चयन हुआ, सभी आत्मा अतृप्त है, खासकर एनडीए। महाराष्ट्र में सरकार बने बिना हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भटकती आत्मा वाले तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी आत्मा किसानों और आम आदमी के कारण अस्वस्थ है और इन लोगों की पीड़ा को उजागर करने के लिए वह 100 बार बेचैन होने के लिए तैयार है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर संजय राउत ने कहा कि विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे, मजबूती क्या होती है यह दिखाया है और फिर से दिखाएंगे। वही आपके झुनझुना ताने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने झुनझुना ही दिया है। हम पीएम मोदी से नहीं, अब नीतीश और नायडू से सवाल करेंगे। यह उधार की सत्ता है। नीतीश और नायडू की मेहरबानी से सरकार बनी है। मोदी सरकार के मंत्रालय में कोई मुस्लिम नहीं होने पर उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव हुआ है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने वोट नहीं किया, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। यह संविधान के खिलाफ है। क्या नीतीश और नायडू को यह सही लगता है? क्या वे भी बीजेपी के दबाव में हैं? मोदी 3.0 सरकार की स्थिरता पर सवाल किए जाने पर संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दूसरों से डरते हैं। इनकी ताकत सत्ता की एजेंसी है। कल फडणवीस ने लड़ने की बात कही। बोलो ईडी सीबीआई को बगल करो और फिर आओ, आपके पास कुछ नहीं है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि भागवत के बोलने से क्या होता है, सरकार को हटाए, उन्हीं के कहने से सरकार चलती है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, हम संसाधनों में मदद चाहते हैं। मैं उनसे मिलकर वित्तीय मदद का अनुरोध करूंगा। हिमाचल प्रदेश नहीं, हमने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। हम चाहेंगे कि रिसोर्सेज में हमारी मदद मिले और आपदा के बाद का जो पीडीएनए है और जो हमारे पैसे हैं वो मैं उनसे मिलकर अनुरोध भी करूंगा कि हिमाचल को उदार आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए जब अभी उनके इन सब चीज़ों से वो फारिग हो जाएंगे तो हम उनसे टाइम लेकर हिमाचल के हितों के उम्मीद करते हैं। आतंकी घटनाएं, इस प्रकार के जो अटैक हुआ है वो अच्छी बात नहीं है और निश्चित रूप से 9 लोगों की मौत हुई है। मैं अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में पानी की शॉर्टेज को लेकर दिल्ली के साथ हिमाचल की क्या? हिमाचल का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हिमाचल पानी देने को तैयार है, हमारे को कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आखिर में सर, चुनाव एक बार फिर से बाई इलेक्शन होने, 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस ने जो रिजाइन किया था, सरकार किस तरह से तैयार है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब तो सरकार की पूरी मेजोरिटी है, 3 बाई इलेक्शन है और 3.5 साल के लिए इलेक्शन है। ये तो उन आजाद प्रत्याशियों को सोचना चाहिए कि क्या वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ पानी का संकट बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बीते 10 सालों से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र से गाद निकालने का काम नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में आवासीय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों के साथ यमुना नदी से गाद निकालने के काम का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में यमुना में बाढ़ न आए, इसके लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि यमुना का पानी सड़कों पर न आए। इतना पानी कई दशकों में दिल्ली में नहीं आया था, मगर इस बार इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसकी सारी तैयारियां की हैं कि पिछली बार जितना पानी भी आ जाएगा तो दिल्ली में कम से कम यमुना में बाढ़ नहीं आएगी, यमुना का पानी सड़कों पे नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं कि इन बड़ी बड़ी मशीनों से पिछले करीब 3 महीने से ये काम चल रहा है और जहाँ पे हम ये खड़े हैं ये एक पायलट कट है, जो भी बीच में टापू बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग आकाश आनंद 2 दिनों तक ट्रेंड करता दिखाई दिया।
बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसे अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बसपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की वापसी बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बसपा ने 3 दशकों से अधिक समय में अपना सबसे खराब प्रदर्शन दिया है। ज्यादातर सीटों पर बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। उसे सिर्फ 9.39% ही वोट मिल पाए हैं। बसपा का वोट बैंक भी खसक कर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। ऐसे में बसपा के सियासी भविष्य को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी की मांग करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मायावती जी, आप किंग मेकर हैं, समाज आपसे दूर क्यों जा रहा है? मुझे बहुत दुख हो रहा है, कृपया फिर बसपा पर ध्यान दें। आप आकाश भाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाती हैं? वहीं एक और यूजर ने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी का पिछले कुछ चुनाव में लगातार वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2009 के चुनाव में 27.42% वोट पाने वाली बसपा 2024 में 0 सीट पर सिमट कर रह गई थी। नगीना जैसी पारंपरिक सीट पर भी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी, सपा और बसपा को हरा दिया। यहाँ बसपा चौथे नंबर पर रही और बसपा प्रत्याशियों को सिर्फ 13,272 वोट मिले। मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में आकाश आनंद ने जमकर चुनाव प्रचार किया, अपने आक्रामक अंदाज से युवाओं को प्रभावित किया और पार्टी में एक नया जोश भरने का काम किया। लेकिन उनके एक भाषण पर विवाद होने के बाद 7 मई को मायावती ने उन्हें अपृक्त होने का दावा करते हुए राष्ट्रीय समन्वयक और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। इसके बाद आकाश आनंद कहीं भी चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दिए। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को हुआ। हाजीपुर के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लगभग 24 घंटे के बाद सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो गया है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री बनाया गया है। 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग पासवान को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि फिर से मोदी 3.0 की सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया है, सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बिहारवासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। सांसद पप्पू यादव, उनके सहयोगी अमित यादव पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस मामले में स्थानीय फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने मुफस्सिल थाना में केस दर्ज कराया है। इस शिकायत में उन्होंने रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है। इधर सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले में कहा है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों के इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, नहीं जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है
या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि इस बार संसद के अंदर विपक्षी दल काफी मजबूत है। विपक्ष के सांसद बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। ऐसे में मनमाने तरीके से जो संसद में पहले कार्रवाई हुआ करती थी वो अब नहीं होने देंगे। इसी के साथ सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान के परिणाम को लेकर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। चुनाव के परिणाम से जो संदेश गया है वो ये है कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। दो बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया, और अब विपक्ष की एकता जो हुई है उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है। यूरोपीय संघ के संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी दलों ने कई देशों की सत्तारूढ़ सरकारों को भारी नुकसान पहुंचाया और रविवार को हुए चुनाव में बड़ी सफलता दर्ज की। इस चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। कुल 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ में सत्ता की चाबी है अब दक्षिणपंथी दलों के हाथों में खिसकती हुई नजर आ रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी को काफी फायदा हुआ है। उनकी सीट यूरोपीय संघ संसद में दोगुनी हो गई है। वह जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एनुमेल मैक्रो और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर की पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा है। अब 27 देशों के ब्लॉक की संसद की सदस्यता स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी हो गई है। फ्रांस में मैरीन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी ने मैक्रो को इतनी करारी हार दी कि फ्रांसीसी नेता ने विधानसभा चुनाव कराने की बात कही, जो एक जोखिम भरा कदम है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे उनकी पार्टी को और अधिक नुकसान हो सकता है। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के 3 वर्ष प्रभावित हो सकते हैं। जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को घोटाले का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने चांसलर ओलाफ सोल्जर की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को मात दे दी। जर्मनी में दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो अगले वर्ष होने वाले संघीय चुनाव से पहले पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। यूरोसेप्टिक पार्टी को 16% से अधिक वोट मिलने का अनुमान था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। स्कोल्स के गठबंधन में शामिल सभी 3 पार्टियों की तुलना में इसे अधिक वोट मिले। संघीय स्तर पर विपक्ष में रहने वाले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन का गठबंधन लगभग 30% वोट के साथ शीर्ष पर रहा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।